जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चों का ड्रीमर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो रहने वाली है उन सभी प्यारे बच्चों के लिए बहुत ही खास, जिनको फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी समझने में दिक्कत आती है या फिजिक्स के क्वेश्चन पर इंप्लीमेंटेशन में दिक्कत आती है। तो उसके लिए जरूरी होता है आपका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो होना चाहिए या फंडामेंटल रिलेशन जो होना चाहिए वो एकदम बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इसी वीडियो में हम बात करेंगे फंडामेंटल रिलेशन बिटवीन लीनियर पैरामीटर और रोटेशनल पैरामीटर के बीच में। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो मैं इस बात का कमिट भी करता हूं आप लोगों से कि अगर आप ये लास्ट तक देखते हैं तो जो भी आप एनडीए का या कोई भी एग्जाम देते हैं जहां पर आपके मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एक तरफ हेडिंग डालनी है आपको मेरे बच्चे, एक तरफ हेडिंग डालिएगा लीनियर पैरामीटर और एक तरफ हेडिंग डालेंगे रोटेशनल या एंगुलर पैरामीटर। साथ साथ लिखते भी जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे। 11th वाले बच्चे, जो भी फाउंडेशन वाले बच्चे हैं, उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है मेरे बच्चे। चलिए जरा ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले अगर मैं लीनियर पैरामीटर की बात करता हूं, सर लीनियर पैरामीटर में जब कोई पार्टिकल लाइन पर मूव करता है, किस पर मूव करता है, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर पार्टिकल आपका लाइन पर मूव करता है तो उस टाइम जो उसका डिस्प्लेसमेंट होता है, उस डिस्प्लेसमेंट को मैं किस नाम से जानता हूं? आपका आंसर होगा सर हम उसे बोलते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट। और लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसका जो नोटेशन होता है उसको मैं एस से रिप्रेजेंट करता हूं। जब पार्टिकल एक लाइन पर ना मूव करके एक कर्व पाथ पर मूव करता है, जब पार्टिकल एक कर्व पाथ पर मूव करता है तो उस टाइम जो हमारे सामने जो उसका डिस्प्लेसमेंट होता है, वहां पर हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं करते हैं, वहां पर हम किसकी बात करते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आपका आंसर होगा सर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। बोलो बात क्लियर, यस और नो? सर इसके बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? अगर पार्टिकल एक कर्व पाथ पर मूव करता है तो उसकी कुछ ना कुछ एक रेडियस भी होगी मेरे भाई, और उसका कुछ ना कुछ एंगल सबटेन भी होगा। तो यहां पर हम क्या लगाते हैं? एंगल इक्वल टू क्या होता है? मुझसे बोलिए, आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इक्वल टू लगाएंगे आर्क अपॉन रेडियस। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो रिलेशन निकल कर आता है वो क्या निकल कर आता है मेरे बच्चे? एस बराबर आर थीटा के बराबर। क्या मेरी बात सभी लोगों को क्लियर है, यस और नो? दूसरा पॉइंट जो होता है, जब पार्टिकल लाइन पर मूव करता है तो उस वेलोसिटी को हम किस नाम से जानते हैं? आपका आंसर होगा सर उस वेलोसिटी को बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? मुझसे बोलिए फटाफट से, लीनियर वेलोसिटी। और लीनियर वेलोसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आपका आंसर होगा सर वी से रिप्रेजेंट करते हैं। जब पार्टिकल लाइन पर ना मूव करके कर्व पाथ पर मूव करेगा तो उस टाइम वहां पर जो वेलोसिटी कंसीडर करी जाती है उस वेलोसिटी को मैं क्या बोलता हूं मेरे बच्चे? एंगुलर वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। और एंगुलर वेलोसिटी को मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूं? आपका आंसर होगा सर इसे ओमेगा से डिनोट करते हैं। सर इनके बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? सर V बराबर क्या होता है? आर ओमेगा। आर यहां पर क्या होता है? रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ या एंगुलर पाथ। तीसरा पॉइंट अगर हम बात करेंगे, जब जब वेलोसिटी में चेंज होता है तब तब क्या आता है? आपका आंसर होगा एक्सेलरेशन। अगर पार्टिकल लाइन पर मूव कर रहा है तो उस टाइम के एक्सेलरेशन को हम किस नाम से जानते हैं? सर लीनियर एक्सेलरेशन बोलते हैं। लीनियर एक्सेलरेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से रिप्रेजेंट करते हैं।
जब पार्टिकल एंगल पर मूव करता है, डिफरेंट वेलोसिटी से मूव करता है, तो उस टाइम जो एक्सेलरेशन कंसीडर करते हैं उसको हम किस नाम से जानते हैं? आपका आंसर होगा सर, उसे बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, और इसको हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। सर इनके बीच में जो रिलेशन आता है, आपका आंसर क्या होगा? सर रिलेशन आता है ए बराबर क्या होता है मेरे बच्चे? आर अल्फा के बराबर होता है। क्या मेरी बात सभी लोगों को क्लियर है? यस और नो? दूसरा पॉइंट, अगर मैं अगला पॉइंट की बात करता हूं, पॉइंट नंबर 4 आपसे क्या पूछता है? इधर देखिएगा, पॉइंट नंबर 4 आप लोग इस तरफ हेडिंग डाल दीजिएगा। यहां पर लीनियर पैरामीटर चल रहे थे और यहां पर रोटेशनल पैरामीटर। यहां पर हम बात करते हैं जब कोई पार्टिकल लाइन पर मूव करता है तो उस टाइम जो उसका मास कंसीडर करा जाता है वो कौन सा होता है मेरे बच्चे? लीनियर मास ही उसका कंसीडर होता है। यहां पर हम लीनियर मास की बात नहीं करेंगे। सर किसकी बात करेंगे? आपका आंसर होगा सर, हम यहां पर बात करते हैं एंगुलर मास, या हम इसी को और किस नाम से जानते हैं? आपका आंसर होगा सर, हम इसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के नाम से जानते हैं, और जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से रिप्रेजेंट करते हैं। सर इनके बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? जब कोई पार्टिकल किसी भी एक्सिस से एक सर्टेन डिस्टेंस पर क्या करता है? रिवॉल्व करता है, तो उस टाइम जो उसका इनके बीच में जो रिलेशन होता है वो किस तरीके से लिखा जाता है? आई बराबर क्या लिखते हैं मेरे बच्चे? एम आर स्क्वायर लिखते हैं। यहां पर आर जो होती है मेरे बच्चे, आर होती है यहां पर उस पार्टिकल की या उस ऑब्जेक्ट की उस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। बात क्लियर है? यस और नो? अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट की अगर आपसे बात करता हूं, जब आपका पार्टिकल, जब कहते हैं पार्टिकल जो है वो एक लाइन पर मूव करता है, तो उस टाइम जो उसको मोमेंटम मिलता है वो कौन सा मोमेंटम होता है? आपका आंसर होगा सर, हम उसे लीनियर मोमेंटम के नाम से जानते हैं। सर लीनियर मोमेंटम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आपका आंसर होगा पी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर हम लीनियर मोमेंटम की बात नहीं करेंगे। सर किसकी बात करेंगे? आपका आंसर होगा सर, यहां पर हम बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं, और एंगुलर मोमेंटम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आपका आंसर होगा सर, हम इसे एल से रिप्रेजेंट करते हैं। सर इनके बीच में जो रिलेशन होता है, एल बराबर क्या होता है? आर क्रॉस पी के बराबर होता है, और यहां पर पी को हम और क्या लिख सकते हैं? पी बराबर क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। सर यहां पर एंगुलर पैरामीटर में जो हमारे सामने मास लिखा नहीं जाएगा, यहां पर हम मास को हटाकर क्या लिखेंगे मेरे बच्चे? मुझसे बोलिए फटाफट से। मास को हटाकर लिखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अभी ही हमने डिस्कस करा है। और लीनियर वेलोसिटी को हटाकर हम क्या लिखते हैं? आपका आंसर होगा सर एंगुलर वेलोसिटी। क्या मेरी बात सभी लोगों को क्लियर है? यस और नो? यहां पर अगर मैं P का मान रखता हूं तो यहां से एक और रिलेशन निकल कर आता है। L बराबर क्या होता है मेरे बच्चे? MVR के बराबर होता है। यानी कि इतनी बात समझ में आती है, सर मेरे सामने अगर किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? वहां पर कम होती है। और इसी पर बेस आपके एनडीए के 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप उनको लगाइएगा डेफिनेटली। अगला पॉइंट अगर मैं आपसे डिस्कस करता हूं, पॉइंट नंबर 6, ये सभी प्यारे बच्चों को पता है न्यूटन के सेकंड लॉ से क्या होता है? F बराबर क्या होता है मेरे बच्चे? मुझसे बोलिए। dp बाई dt के बराबर होता है। यानी कि फोर्स बराबर क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम को हम किस नाम से जानते हैं? यहां पर आपका आंसर होगा सर, उसे बोलते हैं फोर्स के नाम से जानते हैं। अगर मैं आपसे बात करता हूं कि सर यहां पर अगर किसी बॉडी पर कंडीशन लगाई है, इफ नेट फोर्स का मान मेरे बच्चे 0 के बराबर है, तो यहां पर dp बाई dt किसके बराबर होता है? आपका आंसर होगा सर 0 के बराबर होगा। यानी कि dp चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होगा? सर 0 के बराबर होगा। चेंज हमेशा कैसे कंसीडर करते हैं? आपका आंसर होगा चेंज ऑलवेज बी कंसीडर एज, कैसे करेंगे?
फाइनल माइनस का इनिशियल दैट इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा, यानी कि P1 किसके बराबर होगा मेरे बच्चे, P2, या M1 V1 किसके बराबर होता है, मुझसे बोलिएगा फटाफट से, M2 V2 के बराबर होता है। और इसी इक्वेशन को हम किस नाम से जानते हैं, आपका आंसर होगा सर इसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या मेरी बात सभी लोगों को समझ में आ रही है, यस और नो? यहां पर अगर हम बात करेंगे एंगुलर पैरामीटर में, हम फोर्स की बात नहीं करते हैं, यहां पर हम किसकी बात करते हैं, एंगुलर फोर्स की बात करेंगे। या एंगुलर फोर्स को हम और किस नाम से जानते हैं, आपका आंसर होगा इसी को हम बोलते हैं मेरे बच्चे, इसी को हम टॉर्क के नाम से भी जानते हैं, इसी को हम मोमेंट ऑफ फोर्स के नाम से भी जानते हैं। सर फोर्स को हटाकर यहां पर क्या लिखा जाता है, टॉर्क, और टॉर्क किससे बैलेंस होगा मेरे बच्चे, यहां पर चेंज इन लीनियर मोमेंटम था, तो यहां पर क्या होगा मेरे बच्चे, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम dl/dt के बराबर होगा। अगर मैंने आपसे कहा सेम कंडीशन लेकर चलते हैं कि सर अगर नेट टॉर्क का मान कितना है मेरे बच्चे, 0 के बराबर है, तो dl भी किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। टॉर्क क्या करता है, टॉर्क बेसिकली आपका टर्निंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को इस फिक्स पॉइंट के अबाउट रोटेट करने की कोशिश करता हूं, तो बेसिकली मैंने इसको क्या दिया है, टॉर्क दिया है। बात क्लियर है, यस और नो? डीएल का मतलब होता है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, चेंज ऑलवेज बी कंसीडर एज फाइनल माइनस का इनिशियल दैट इज इक्वल टू 0 के बराबर, यानी कि L1 किसके बराबर हो जाएगा, L2 के I/1 ओमेगा 1, यानी कि I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, I2 इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेकेंड बॉडी, एंड अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है तो एंगुलर वेलोसिटी का मान क्या होता है मेरे बच्चे, कम होता है। बात क्लियर है, यस और नो? अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं। पॉइंट नंबर 7 मेरे बच्चे बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहां पर जो हमारे सामने पॉइंट नंबर 7 आने जा रहा है, जब कोई पार्टिकल को आप डिस्प्लेस करते हैं तो उस टाइम जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वहां पर हमें लीनियर फोर्स की आवश्यकता होती है। यहां पर हम लिख सकते हैं, यहां पर हम लीनियर फोर्स के बारे में बात करेंगे, और फोर्स बराबर क्या होता है मेरे बच्चे, मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर। जब कोई पार्टिकल घूमता है किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट, तो वहां पर हम फोर्स ना कंसीडर करके, अभी बताया सर कौन सा पॉइंट कंसीडर करते हैं, आपका आंसर होगा सर हम वहां पर टॉर्क कंसीडर करते हैं, या हम इसी को एंगुलर फोर्स या मोमेंट ऑफ फोर्स के नाम से जानते हैं, टॉर्क। मास को हटाकर क्या लिखेंगे, जल्दी बताइए फटाफट से। सर मास को हटाकर लिखा जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और लीनियर एक्सेलरेशन को हटाकर क्या लिखते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन। सर इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, सर टॉर्क बराबर क्या होता है मेरे बच्चे, R क्रॉस F के बराबर होता है। तो उम्मीद करूंगा कि टॉर्क और आपको फोर्स के बीच में अगर आपको रिलेशन पूछता है तो वो भी आप आसानी से बता सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट आपसे पूछा जाता है कि सर अगर कोई पार्टिकल जो होता है उसके पास मास है और उसके पास वेलोसिटी है, तो उस टाइम जो उसकी वेलोसिटी होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं, लीनियर काइनेटिक एनर्जी के नाम से जानते हैं। सर लीनियर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, आपका आंसर होगा सर हाफ mv² के बराबर होता है। यहां पर हम लीनियर काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं करेंगे जब कोई पार्टिकल एक एंगुलर पाथ पर या कर्व पाथ पर घूमता है, तो उस टाइम हम वहां पर कौन सी काइनेटिक एनर्जी कंसीडर करते हैं, आपका आंसर होगा सर हम वहां पर कंसीडर करते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होती है मेरे बच्चे, उसका फॉर्मूला क्या होता है भैया, आप हाफ को एज इट इज ऐसे ही लिखेंगे, मास को हटाकर क्या लिखेंगे मेरे बच्चे, आपका आंसर होगा सर मास को हटाकर लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और लीनियर वेलोसिटी को हटाकर क्या लिखते हैं, एंगुलर वेलोसिटी लिखते हैं। बात क्लियर है क्या? अगला पॉइंट,
नेक्स्ट पॉइंट जो आपसे पूछा जाता है, जब कोई पार्टिकल जो होता है वो आपका लाइन पर मूव करता है, कहां पर मूव करता है मेरे बच्चे, लाइन पर मूव करता है, तो उस टाइम हमें जो वर्क डन निकालना पड़ता है वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। भाई सिंपल सी बात है, मैंने ऑब्जेक्ट को यहां पर फोर्स लगाया और उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट करा है, तो वर्क डन कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपका आंसर होगा सर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से। बात क्लियर है, यस और नो। यानी कि जब कोई पार्टिकल लाइन पर मूव करता है तो उस टाइम वर्क कैसे फाइंड आउट करा जाता है, आप बोलेंगे सर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से फाइंड आउट करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो। अगला अगर मैं आपसे बात करता हूं, यहां पर हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या लिखते हैं, जब कोई पार्टिकल एक कर्व पाथ पर घूमेगा तो उस टाइम जो हमें वर्क निकालना पड़ता है, वर्क डन कैसे फाइंड आउट करते हैं, आपका आंसर होगा सर फोर्स को हटाकर टॉर्क लिखते हैं और लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हटाकर क्या लिखते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं। बात क्लियर है, यस और नो। यहीं से आप पावर भी कैलकुलेट करते हैं। अगर कोई पार्टिकल लाइन पर मूव कर रहा है तो उस टाइम जो पावर निकालते हैं मेरे बच्चे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, वर्क डन अपॉन टाइम, ये किसके बराबर होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। यानी कि अगर कोई पार्टिकल लाइन पर मूव कर रहा है और मुझे उसकी फोर्स और वेलोसिटी दी गई है, तो मैं वहां से पावर को आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूं। अगला पॉइंट, यहां पर हम बात करेंगे, यहां पर जो पावर निकाली जाती है उस पावर को हम कौन सी पावर के नाम से जानते हैं, आपका आंसर होगा सर हम इसे रोटेशनल पावर बोलते हैं। यहां पर जो पावर होती है इस पावर को लीनियर या हम इसी को ट्रांसलेशनल पावर के नाम से जानते हैं। सर ट्रांसलेशनल पावर किसके बराबर थी, मुझसे बोलिए फटाफट से, फोर्स इनटू वेलोसिटी के बराबर। तो रोटेशनल पावर किसके बराबर होगी, फोर्स को हटाकर क्या लिखेंगे, टॉर्क, और लीनियर वेलोसिटी को हटाकर क्या लिखेंगे, एंगुलर वेलोसिटी लिखते हैं। सर एंगुलर वेलोसिटी यहां पर जो लिखी जाती है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सर थीटा बाई टी से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो होता है उसी को हम एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट जो आपसे कंसीडर करना है, पॉइंट नंबर 10, जो आप सभी प्यारे बच्चों के लिए लास्ट पॉइंट होता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर हम बात करेंगे जब कोई पार्टिकल जो होता है लाइन पर मूव करता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, तो उस टाइम जो हम वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी या निकालते हैं, एक्सेलरेशन जो निकालते हैं, वो सब लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालते हैं। लीनियर ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए सबसे पहले कंडीशन यह है कि एक्सेलरेशन कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट का मतलब यह है कि सर, कांस्टेंट का मतलब यह है कि एक्सेलरेशन टाइम के साथ वेरी नहीं करना चाहिए। अब यहां पर जो इक्वेशन लिखी जाती है, याद करिएगा, अगर कोई पार्टिकल है जिसका मास m है, इसकी t बराबर 0 पर जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी को हम इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। कुछ समय बाद आफ्टर टी टाइम जो इसकी वेलोसिटी हो जाती है, उस वेलोसिटी को हम कौन सी वेलोसिटी बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं। और इसने कुछ डिस्टेंस भी ट्रेवल करी है, उसको मैंने किससे रिप्रेजेंट करा है, s से रिप्रेजेंट करा है। सर यहां पर जो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं वो क्या होती हैं, सभी लोगों बच्चों को बहुत अच्छे से याद है। सर v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी। s बराबर क्या होता है मेरे बच्चे, मुझसे बोलते रहिए, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के बराबर, और v स्क्वायर बराबर क्या होता है मेरे बच्चे, u स्क्वायर प्लस का 2as के बराबर होता है। कई लोग ये कहते हैं सर इक्वेशन ऑफ मोशन हमें याद तो हो जाती हैं, पर हमें इनको क्वेश्चन पर किस तरीके से लगाना है, तो उसके लिए आप जरा ध्यान से सुनेंगे। पहला वाला जो टर्म होता है वो किस किस के बीच में रिलेशन देता है, आपका आंसर होगा सर, अगर वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन आपको फाइंड आउट करना है तो आप कौन सी इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, पहली इक्वेशन v बराबर u प्लस ए टी के बराबर। अगर आपको सेकंड डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में रिलेशन या डिस्टेंस और टाइम के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है तो आप कौन सी इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, आपका आंसर होगा सर हम वहां पर सेकंड इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
सर तीसरी इक्वेशन जो होती है वो आपकी वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन देती है, तो यहां पर हम कौन सी इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं? आपका आंसर होगा वहां पर हम थर्ड इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। बात क्लियर है? यस और नो? जब पार्टिकल लाइन पर मूव करेगा तो यही पैरामीटर चेंज हो जाते हैं, और उन पैरामीटर को हम किस नाम से जानते हैं? एंगुलर इक्वेशन ऑफ मोशन के नाम से भी जान सकते हैं। और एंगुलर इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो किस तरीके से लिखनी है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहां पर बिल्कुल टर्मिनोलॉजी क्लियर होनी चाहिए। ये v है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन, और t क्या है मेरे बच्चे? टाइम। तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी को मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूं? आप लिख देते हैं सर ओमेगा फाइनल है, और पहली इक्वेशन लिखने जा रहा हूं, u की जगह क्या लिखेंगे सर हम यहां पर? लीनियर कौन सी? लीनियर वाली नहीं, एंगुलर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे, प्लस का एक्सेलरेशन की जगह अल्फा इंटू टी लिखते हैं। सर यहां पर जो सेकंड इक्वेशन होती है जो वो उसको किस तरीके से लिखते हैं? s की जगह लिखेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओमेगा इनिशियल t प्लस का कितना हो जाता है मेरे बच्चे? हाफ अल्फा टी स्क्वायर के बराबर। जो थर्ड इक्वेशन आती है उसको हम कैसे लिखते हैं? मुझसे बोलिएगा फटाफट से। ओमेगा फाइनल का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा थीटा के बराबर होगा। उम्मीद करूंगा कि जितना भी मैंने आपको 10 की 10 टर्मिनोलॉजी समझाई वो आपके दिमाग पर एकदम बहुत अच्छे से छप गई होगी। अगर आप इन टर्मिनोलॉजी को अच्छे से समझ चुके हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि आप आसानी से क्वेश्चन की अप्रोच को भी समझ सकते हैं, क्वेश्चन को आसानी से लगा भी सकते हैं। बात क्लियर है? यस और नो? तो सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले अगर आपको फिजिक्स सीखना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपना माइंड को बैलेंस करना पड़ेगा। आपको माइंड फिजिक्स सीखने या पढ़ाने के लिए भी आपको माइंड का अगर आपके सामने बैलेंस नहीं है तो आपको चीजें सीखने में दिक्कत होगी। बात क्लियर है? यस और नो? तो थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करूंगा कि जो भी मैंने आपको सिखाया है, जो पढ़ाया है, वो आप सभी प्यारे बच्चों को बहुत पसंद आया होगा। और वीडियो को लास्ट में लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद ऑल ऑफ यू।